हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स प्लस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट होंगे जो पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के लिए, व्हाट इज मंथली रिपोर्ट्स बैंक आर रिक्वायर्ड टू फर्निश टू FIUINT रिपोर्ट्स पर्टेनिंग टू ट्रांजेक्शन ऑफ प्रिस्क्राइब टाइप एंड वैल्यू। तो आपका FIUINT के पास हर महीने बैंकों को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो कौन कौन सी 4 टाइप की रिपोर्ट्स होती है? यहाँ पे एक टर्म यूज की गई है दोस्तों, FIUINT। FIU का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। और जो IND है ये आपका इंडिया के लिए रिप्रेजेंट है। ठीक है, तो इंडिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है। तो हर बैंकों को चाहिए कि वो ये 4 टाइप की रिपोर्ट्स फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के पास सबमिट करे। ठीक है, और उसकी फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी मतलब कब कब सबमिट करनी चाहिए। इसका आंसर है फॉलोइंग 4 रिपोर्ट्स। तो 4 टाइप की जो रिपोर्ट्स होती है आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड फॉर ईच कैलेंडर मंथ। हर महीने आपको सबमिट करनी होती है बाय द 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। फॉलोइंग मंथ का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है दोस्तों, जनवरी की जो रिपोर्ट है वो आपको मैक्सिमम, जो जनवरी है उसके लिए फॉलोइंग मंथ हो जाएगा फरवरी। तो मैक्सिमम 15 फरवरी तक आपको जनवरी मंथ की पूरी रिपोर्ट जो है FIUIND के पास सबमिट करनी चाहिए। तो कौन कौन सी है? पहला है कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। अगर कैश ट्रांजेक्शन होगी 10 लाख या उससे ज्यादा, ठीक है, 10 लाख या उससे ज्यादा में किसने कैश विड्रॉ किया है, या सीरीज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन इन ए मंथ इंटीग्रेट। अगर मान लीजिए एक बार में 10 लाख या उससे ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 लाख या 2 लाख 4 लाख इस तरह से जोड़ के पूरे महीने में अगर आप 10 लाख या उससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उस केस में फॉर ऑल डिपॉजिट और ऑल विड्रॉल, चाहे आप जमा कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको अलग अलग लिया जाएगा और उनको ऐड किया जाएगा। ऐड करने के बाद अगर 10 लाख या उससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन आती है तो उसकी रिपोर्ट हमें करनी होती है, जिसको बोला जाता है कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। तो जनवरी मंथ में ऐसे कौन कौन से कस्टमर है जिन्होंने कैश में ट्रांजेक्शन किए 10 लाख या उससे ज्यादा, तो उसकी रिपोर्ट जो है FIUIND के पास भेजी जाएगी। सेकेंड आपका क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट। क्रॉस बॉर्डर का मतलब होता है कि आपने इंडिया से बाहर कोई पैसा भेजा है या बाहर से किसी फॉरेन कंट्री से पेमेंट इंडिया में आई है किसी अकाउंट में, ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट भी बैंकों को देनी होती है। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर ऑफ मोर देन 5 lakhs और इक्विवेलेंट, 5 लाख या उसका इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब मान लीजिए डॉलर में कोई पेमेंट आई है तो डॉलर को आप रुपीस में कन्वर्ट कीजिए, 5 लाख आना चाहिए। ठीक है, अगर 5 लाख से ज्यादा है, मोर देन 5 lakhs लिखा है दोस्तों, तो 5 लाख से ज्यादा की कोई अगर फॉरेन रिमिटेंस हुई है, बाहर से पैसा आया है या इंडिया में पैसा आया या इंडिया से पैसा भेजा गया, ठीक है, ईदर द ओरिजिन और डेस्टिनेशन ऑफ फंड इन इंडिया, यानी या तो इंडिया से पैसा भेजा गया है, डेस्टिनेशन मतलब इंडिया डेस्टिनी है, यानी इंडिया में पैसा आया है, तो उस केस में 5 लाख से ज्यादा का अमाउंट है, वो रिपोर्ट भी आपको FIUIND को करनी है। तीसरा आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, NTR। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट रिसीव्ड बाय, जो आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो खुद को बोलती है कि हम नॉन प्रॉफिट है, हम इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है, 10 लाख या उससे ज्यादा का अगर उनको कैश मिला है, पेमेंट मिली है, ठीक है, रिसिप्ट हुई है पेमेंट की, तो उस केस में वो रिपोर्ट भी आपकी FIUIND को भेजी जाएगी। लास्ट है काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट। अगर कोई फेक नोट आपको मिलते हैं, ठीक है, चाहे एक नोट क्यों ना हो, सारे के सारे जो आपकी काउंटरफीट करेंसी होती है वो रिपोर्ट भी, जो भी आपको काउंटर फीट यानी नकली नोट मिले हैं, तो उसकी रिपोर्ट भी आपको FIUIND को करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? महीना खत्म हो जाएगा तो अगले महीने के 15 तारीख तक मैक्सिमम आपको कर देनी होती है। ठीक है, ये रिपोर्टिंग आपको करनी होती है। तो क्वेश्चंस कैसे आता है? क्वेश्चन इस तरह से आता है दोस्तों कि कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हमें कब तक करनी होती है, तो आंसर रहेगा 15th ऑफ फॉलोइंग मंथ। या क्रॉस बॉर्डर में कितना अमाउंट इन्वॉल्व होता है, तो 5 लाख से ज्यादा, 5 लाख या उससे ज्यादा। नॉन प्रॉफिट में कितना अमाउंट इन्वॉल्व होगा कि हमें रिपोर्ट करनी चाहिए, तो 10 लाख या उससे ज्यादा। काउंटरफीट करेंसी जो रिपोर्ट है वो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो हाँ करनी चाहिए वो भी। कैश ट्रांजेक्शन का भी आता है, तो 10 लाख या उससे ज्यादा की अगर कैश ट्रांजेक्शन हुई है तो कैश ट्रांसफर रिपोर्ट में भी हमें रिपोर्टिंग करनी होती है। ठीक है, तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। नेक्स्ट है व्हाट इज टाइम लिमिट फॉर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। तो ये भी एक रिपोर्टिंग है जो बैंकों को करनी चाहिए। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट का क्या मतलब है दोस्तों? कोई कस्टमर आया, ठीक है, मान लीजिए आपकी ब्रांच में कोई कस्टमर आया और उसने कोई इंक्वायरी की आपसे कि अगर मैं इतना पैसा ट्रांसफर करूंगा तो क्या मेरा कोई पैन कार्ड चाहिए, मतलब वो पूछ रहा है कि क्या मेरा पैन कार्ड देना पड़ेगा, या उस तरह की वो कोई बात कर रहा है। उसकी बात सुन के आपको उस कस्टमर पे डाउट हो जाता है कि ये कोई मनी म्यूल का कस्टमर है। मनी म्यूल क्या होता है? मनी म्यूल उनको बोला जाता है जो अपना खाता एक तरह से
उधार पे, रेंट पे अपना खाता देते हैं। खाता आपका है, आपके यूज के लिए होना चाहिए, पैसा भी आप ही का होना चाहिए। मनी म्यूल उन खातों को बोला जाता है जो खाता तो होता है किसी पर्सन का, पर उसको यूज कोई और कर रहा होता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी पर्सन है, कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है जो प्रॉपरली टैक्स ये सब पेमेंट नहीं करती, तो मनी म्यूल के थ्रू क्या करती है, वो पैसे को बचाती है, अपना जो टैक्स है पेमेंट को रोकती है। तो मनी म्यूल या कई सारे तरीके के जो है खाते कस्टमर्स के होते हैं। तो उस तरह की तो रिपोर्ट आपको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में करनी होती है। सो बैंक आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू FIUIND, वही हो गया आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, एनी सस्पिशियस। तो कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन अगर आप नोटिस करते हैं, तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि पूरे महीने की सस्पिशियस हम अगले महीने की 15 तारीख करें, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये आपका पहला क्वेश्चन था दोस्तों, ये वाला जो हमने किया था ना, ये अगर कोई कैश ट्रांजेक्शन है क्रॉस बॉर्डर, तो इस तरह की रिपोर्ट आपको नेक्स्ट मंथ की 15 तक करनी है। लेकिन अगर आपको डाउट है, तो जब भी आपको डाउट है तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर आप वो रिपोर्टिंग कर दीजिए। तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो विद इन 7 डेज हो जानी चाहिए। जब भी आपको डाउट है तो उसके 7 दिन के अंदर वो रिपोर्टिंग कर दीजिए। ठीक है, ये इसीलिए है ताकि जो आपकी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हो टाइमली जो है एक्शन ले सके। अगर आप बहुत लेट करेंगे तो टाइमली एक्शन नहीं ले पाएंगे, तो इसीलिए जो है ये रिपोर्टिंग जल्दी करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बेनिफिशियल ऑनर। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अभी जो मैंने 2-3 क्वेश्चंस आपको बताए, ये सारे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो बेनिफिशियल ऑनर किसको बोला जाता है? बेनिफिशियल ऑनर इज अ पर्सन हु एंजॉयज द बेनिफिट ऑफ ऑनरशिप थ्रू द प्रॉपर्टी टाइटल इन अनदर पर्सन। यानी अगर कोई पर्सन है जिसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ऑनरशिप के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो उसको बेनिफिशियल ऑनर बोला जाता है। ठीक है, तो बेनिफिशियल ऑनर में क्वेश्चन कैसे आता है? ऐसे आता है कि कंपनी के केस में कितने परसेंट शेयर होने चाहिए कम से कम कि उसको बेनिफिशियल ऑनर बोला जाएगा, या पार्टनरशिप फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन के केस में, ट्रस्ट के केस में। बस आप ये लोग जो परसेंट है ना दोस्तों, ये परसेंट याद कीजिए, बस इसी के परसेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कंपनी के केस में क्या है, मोर देन 25% शेयर इन कैपिटल। अगर किसी पर्सन के पास 25% से ज्यादा शेयर कैपिटल है, तो वो उसका बेनिफिशियल ऑनर हो जाता है। अगला है पार्टनरशिप फर्म। देखिए, पार्टनरशिप फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट, तीनों में सेम परसेंट है जो कि है 15%। अगर आप किसी कंपनी में पार्टनर है और आपके पास 15% की हिस्सेदारी है, मोर देन 15%, ठीक है, ये इक्वल नहीं है दोस्तों, 15% से ज्यादा की हिस्सेदारी है, तो उस केस में आपको बेनिफिशियल ओनर बोला जाएगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केस में भी ऐसा ही है। अगर आपके पास 15% से ज्यादा की कैपिटल है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तो उसको भी बेनिफिशियल ओनर बोला जाएगा। सेम ऐसे ट्रस्ट आता है। तो ट्रस्ट जो ट्रस्टी है, अगर आपके पास 15% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी है, ठीक है, हैविंग 15% और मोर, ट्रस्ट के केस में मोर देन और इक्वल टू 15%, तो उस केस में आपको बेनिफिशियल ऑनर बोला जाएगा। यानी आप एक तरह से कंपनी के एक तरह से ऑनरशिप में आपको जो है हक इसमें दिया जाएगा। कंपनी के केस में 25% ज्यादा होनी चाहिए। बस आप ये परसेंट याद करके चाहिए दोस्तों, इतना आपका सफिशिएंट है, इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो बेनिफिशियल ऑनर वही है जो ऑनरशिप के थ्रू कंपनी में बेनिफिट्स लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और बात है दोस्तों कि बेनिफिशियल ऑनर और जो नॉर्मली जो ऑनर होते हैं उसमें और बेनिफिशियल ऑनर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफरेंस समझते हैं। देखिए, जो बेनिफिशियल ऑनर्स होते हैं, इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक कस्टोडियन बैंक है। ठीक है, एक बैंक है, उसका नाम है कस्टोडियन बैंक। कस्टोडियन बैंक का मतलब ये सिर्फ आपकी कस्टडी रखता है, आपके जो शेयर्स है या म्यूचुअल फंड है उसकी सिर्फ कस्टडी रखता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीदे, तो म्यूचुअल फंड्स जब खरीदे गए तो किसी कस्टोडियन बैंक के पास वो सारे म्यूचुअल फंड रखे गए। ठीक है, तो इस केस में कस्टडी, या फिर आप बोल सकते हैं एक तरह से किसी केस में ऑनरशिप उस बैंक के पास ही है, बट जो एग्जैक्ट बेनिफिट्स है वो म्यूचुअल फंड के जो सब्सक्राइबर है उनको ही मिलने वाला है। या कई बार बोरोवर जो आपका ब्रोकर है वो क्या करता है, एक इसको आप ऐसे तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी दूसरे सिटी में रहते हैं और आपका एक घर है जिसको आप रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो घर की जो चाबी है आपने क्या की, किसी ब्रोकर को दी हुई है। ब्रोकर को देने से क्या होगा कि वो एक तरह से उसको हक है कि वो किसी भी पर्सन को चढ़ा सकता है रेंट पे आपके उस घर पे जिसको आप रेंट पे देना चाहते हैं। पर एग्जैक्टली जो किराया मिलेगा, जो बेनिफिट मिलेगा किराया, वो तो आप ही को मिलने वाला ना। भले ही चाबी उसके पास है, ठीक है, भले आपने चाबी उसको दे रखी है ब्रोकर को, पर इसका ये मतलब नहीं कि जो बेनिफिट्स है, जो रेंट है, वो आपको नहीं बल्कि ब्रोकर को, वो तो आप ही को मिलेगा ना। तो कुल मिला के बेनिफिशियल ऑनर और जो नॉर्मल ऑनर है उसमें डिफरेंस सबसे बड़ा यही होता है कि जो नॉर्मल ऑनर्स है उसमें जो हक है, जो राइट है, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं कि जो टाइटल है, प्रॉपर्टी का जो टाइटल है, वो ए के नाम पे है और बेनिफिट्स भी ए को दिए जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा नॉर्मल या लीगल ऑनर। पर बेनिफिशियल ऑनर के केस में क्या होता है कि प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे भी हो सकती है, पर बेनिफिट्स आप ही को मिलने वाले। ठीक है, तो देखिए पहली लाइन दोबारा देखेंगे, अ बेनिफिशियल ऑनर इज अ पर्सन हु एंजॉय द बेनिफिट ऑफ ऑनरशिप। तो इसमें आपको ऑनरशिप के बेनिफिट मिल रहे हैं
दो द प्रॉपर्टी टाइटल इज इन अनदर नेम, दूसरे के नाम पे। जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के नाम पे होता है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट की जा रही है म्यूचुअल फंड में, मान लीजिए 20-40 हज़ार लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है। अब पैसे को जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है तो वो आपके नाम पे ना करके कोई जो कंपनी खुद के नाम पे इन्वेस्ट कर लेगी कि ये हमारा पैसा है। वो होगा खुद का नहीं, वो होगा किसका? वो कंपनी का पैसा नहीं, वो जो है इन्वेस्टर्स का पैसा वो लगा रही है, लेकिन वो खुद के नाम पे लगा रही है। तो उसका खुद का नाम है, जो टाइटल है वो उसका खुद का है, पर जो उससे बेनिफिट मिलेगा किसको मिलेगा? म्यूचुअल फंड के सब्सक्राइबर को दिया जाएगा, ठीक है। भले ही टाइटल किसी और के नाम पे, पर बेनिफिट्स आप ही को मिल रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है दोस्तों बेनिफिशियल ऑनर, ठीक है। आई होप अब आपको समझ आया होगा कि बेनिफिशियल ऑनर और जो नॉर्मल ऑनर है उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो नॉर्मल ऑनर में जो नाम है, जो टाइटल है, जो हक है, वो आप ही का, ऑनरशिप आप ही की है, लीगली कानूनन तौर पे आप ही उसके मालिक है, और फायदा भी आप ही को होना है। ये नॉर्मल ऑनरशिप की बात होगी, लीगल ऑनरशिप आप बोल सकते हैं। लेकिन बेनिफिशियल ऑनर के केस में क्या होगा कि प्रॉपर्टी का टाइटल, मतलब जो हक है वो कानून की नजरों में जो हक है वो किसी और का है, पर बेनिफिट किसी और को दी जा रहे हैं। वो जो म्यूचुअल फंड की कंपनी है जिसने 1,000 लोगों से मान लीजिए 1,000 1,000 रुपए उठाए हैं, अब वो कहीं कहीं जगह पे इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। वो 1,000 में से 10,000 1,000 लोगों से उसने 1,000 1,000 रुपए जमा किए, और बहुत सारा जो पैसा मिला, कुछ पैसा कहीं कुछ पैसा कहीं, तो किसके नाम पे लगा रही है? कंपनी अपने नाम पे लगा रही है। लेकिन जो एक्जैक्टली बेनिफिट मिलने वाला है वो उन 1,000 सब्सक्राइबर को मिलेगा जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, ठीक है। तो बेनिफिट्स जो है वो मिलेगा उनके सब्सक्राइबर को, पर जो अलग अलग जगह पे कंपनी इन्वेस्ट कर रही, कंपनी खुद के नाम पे कर रही, तो टाइटल कंपनी का है, लेकिन बेनिफिट म्यूचुअल फंड के सब्सक्राइबर को ही मिलने वाला है। तो वो होता है आपका बेनिफिशियल ऑनर। तो कंपनी के केस में बताया कि कम से कम आपका कितना कितना आपका प्रॉफिट होना चाहिए, कितना आपका शेयर होना चाहिए, जिसकी वजह से आप कंपनी के केस में बेनिफिशियल ऑनर बन सकते हैं। तो 25% से ज्यादा। पार्टनरशिप फॉर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ट्रस्ट के केस में मोर देन 15%, ठीक है। बस आप इतना याद कीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। बस कंपनी का याद कीजिए 25%, बाकी के केस में 15% है, और ट्रस्ट के केस में इक्वल एंड मोर देन 15% है, ठीक है। 15% और मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लेते हैं। कंपनी जैसा कि आप जानते हैं एक लीगल एंटिटी होता है, एंड इट कैन ओपन अकाउंट इन द सेम वे एज एनी अदर पर्सन। तो जब कंपनी अपने में लीगल एंटिटी है तो कंपनी भी अपना खाता खोल सकती है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ लिमिटेड कंपनीज, तो 3 टाइप की कंपनीज हो सकती है। पहला है आपका पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड बोल लीजिए। दूसरा है प्राइवेट, और तीसरा आपका वन पर्सन कंपनी। तो इसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम मेंबर्स कितने हैं, मैक्सिमम कितने हैं? तो मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है। सो पहला आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? ये वो कंपनी है जो प्राइवेट नहीं होती है, और इसके शेयर्स आपके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जैसे आपका हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो वहां पे उसके शेयर्स लिस्ट होते हैं, कोई भी इनके शेयर्स को खरीद बेच सकता है। तो वो होती है दोस्तों आपकी पब्लिक कंपनी। सो इसमें जो है मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। 7 होते हैं मिनिमम मेंबर्स, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। सेकेंड आता है आपका प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके शेयर्स आसानी से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। और इसके मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। मिनिमम कितने हैं? 2 मेंबर्स, और मैक्सिमम कितने हैं? 200 मेंबर्स होते हैं। ये जो प्राइवेट कंपनीज होती है इनको रिस्ट्रिक्शंस होता है, मतलब इनको रोक लगाई जाती है कि ये अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है, ना ही ये आईपीओ में अपने शेयर्स को बेच सकती है। इट डज नॉट परमिट इन्विटेशंस टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। जो उसके शेयर्स है उसको वो आईपीओ लाके पब्लिक को नहीं दे सकती। आईपीओ की परमिशन तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को होती है कि वो अपना आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है, जिसके थ्रू आम जनता उस कंपनी के शेयर्स को खरीदती है, फिर बाद में वो कोई भी खरीद बेच सकता है, ठीक है। ये हक पब्लिक कंपनी को दिया जाता है, प्राइवेट कंपनी को ऐसा कोई हक नहीं होता है। मेंबर्स की बात करें तो मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, और मैक्सिमम इसमें 200 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तीसरा है दोस्तों आपका वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज ए मेंबर। तो इसका एक ही पर्सन होता है, नाम से लग रहा है वन पर्सन कंपनी, तो इसका एक ही मेंबर होता है, एंड अनदर पर्सन नेम्ड एज नॉमिनी। तो ये किसी पर्सन को नॉमिनी नॉमिनेट करती है। नॉमिनी का मतलब जैसे आपका खाता होता है ना, किसी भी पर्सन का खाता है, उसकी डेथ हो जाएगी तो नॉमिनी को पैसा दिया जाएगा। तो सेम ऐसे जो वन पर्सन कंपनी है, तो उस वन पर्सन को कुछ भी हो सकता है। तो उससे बचने का क्या तरीका है कि कुछ भी अगर उसको हो जाएगा तो कंपनी को कौन देखेगा? तो वो पहले से अपना किसी पर्सन का नाम नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो जिसका भी नाम नॉमिनेट किया,
अगर उस पर्सन 1 पर्सन की डेथ हो जाएगी तो उस नॉमिनी को सारे राइट्स ट्रांसफर हो जाएंगे, वो उस कंपनी को चलाएगा। ठीक है, और इसमें जो मेंबर है उसका हक है कभी भी नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसने एक बार कोई नॉमिनी दिया तो लाइफ टाइम तक उसी को परमानेंट नॉमिनी रखा जाएगा। जब भी चाहे जो मेंबर है इस कंपनी का, एक ही तो मेंबर है ना, वो जब चाहे नॉमिनी को चेंज भी कर सकता है। ठीक है, इट इज ऑन द फुटिंग ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये भी जैसे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि इसके शेयर्स को कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, सेम ऐसे आपकी 1 पर्सन कंपनी होती है। ठीक है, तो 3 टाइप की कंपनी है। पब्लिक में मिनिमम 7 मेंबर्स है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर है, मैक्सिमम 200 होते हैं। और अगर बात करें आपकी 1 पर्सन कंपनी, तो 1 पर्सन कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन होता है इसका मेंबर। ठीक है, एक ही मेंबर होता है और एक इसमें नॉमिनी होता है। जो सिंगल मेंबर है उसकी डेथ हो जाएगी तो नॉमिनी को सारे राइट्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जीक्यूटर इज अ पर्सन नेम्ड इन विल। मान लीजिए किसी पर्सन ने अपनी वसीयत बनाई है और उसमें किसी का नाम लिखा है। जैसे आपने बहुत सी पुरानी मूवीज देखी होगी जिसमें कोई पर्सन का डेथ होता है तो एक वकील आता है और वकील आके बताता है कि इस तरह से आपके फादर जिनका भी डेथ हुआ है उसने इस तरह से अपनी वसीयत लिखी है। ठीक है, तो वो होते हैं आपके एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर मतलब विल में आपने किसी का नाम दिया, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी डेथ के बाद मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी को इस तरह से बांट देना। तो वो सारी जिम्मेदारी एग्जीक्यूटर को दी जाती है। ठीक है, एग्जीक्यूटर कोई भी वकील या इस तरह से हो सकता है, फैमिली वकील, फैमिली लॉयर, वो हो सकता है। एग्जीक्यूटर इज अ पर्सन नेम्ड इन द विल। विल में इसका नाम लिखा जाएगा। एंड ड्राइव टाइटल इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ डेथ ऑफ द टेस्टेटर फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड। तो जब डिसीज की डेथ हो जाएगी तो डेथ हो जाने के बाद एग्जीक्यूटर्स को हक दिए जाएंगे कि वो प्रॉपर्टी को किस तरह से जो है बंटवारा करेगा। ठीक है, उसकी सारी जिम्मेदारी एग्जीक्यूटर के ऊपर होती है। सेकेंड आपका एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर इज ए पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। तो कोर्ट, अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने विल में किसी का नाम ही नहीं लिखा, ठीक है, जब विल में किसी का नाम ही नहीं लिखा तो उसके जो प्रॉपर्टी है उसके लिए कोर्ट एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करती है। तो कोर्ट के आदेश के द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है। वो जो है जो डिजीज हुआ है उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा। हु हैड डाइड विदाउट लिविंग एनी विल। तो बिना किसी वसीयत के, किसी का नाम ही नहीं मेंशन है कि कौन उसकी प्रॉपर्टी को बांटेगा, तो अगर कोई भी नाम मेंशन नहीं है तो कोर्ट अगर अपॉइंट करेगी तो उसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटर। एन एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर कैन नॉट डेलीगेट हर पावर टू थर्ड पार्टी। ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन को एग्जीक्यूटर बनाया गया था, उसने अपने बेटे को बोला कि एक काम करो, तुम जाके मेरा काम कर दो। ऐसा नहीं हो सकता। ना ना तो आपका एग्जीक्यूटर और ना ही एडमिनिस्ट्रेटर अपनी पावर किसी और को दे सकता है। डेलीगेट होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी और को देना। ठीक है, तो अपनी जो उनको जो पावर दी गई है कि तुम प्रॉपर्टी का बंटवारा करवाओ, ये बस पावर उनको ही दी गई है। वो अपनी पावर किसी थर्ड पार्टी को इस तरह से ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो एग्जीक्यूटर का नाम बिल में लिखा जाता है और एडमिनिस्ट्रेटर उसके लिए बनाया जाता है जिसने अपने विल में कोई मेंशन ही नहीं किया, कुछ भी ना हो। ठीक है, विल ही नहीं लिखी तो वसीयत कुछ भी मेंशन नहीं है तो कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करती है कि आप इसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा कराओ। वो पर्सन होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, कितने डिजिट का होता है इसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो अमाउंट है ना 5 करोड़ है ना, वो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया। तो 2 बार आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, 2-3 बार। सो क्वेश्चन है, व्हाट इज लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर क्या होता है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है एलईआई। इट इज 20 डिजिट का होता है। इसमें डिजिट भी होंगे, अल्फा न्यूमेरिक भी होंगे। ये एक टाइप का कोड समझ लीजिए। यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई पार्टीज टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वर्ल्ड वाइड। तो ये एक ऐसा कोड होता है जो कंपनीज, जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करती है, तो ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे उनको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, ये कोड होता है। इस कोड के आधार पे पता लगेगा कि इस पर्सन ने कितनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की है, कितने तक का लोन लिया है। तो क्या सारे के सारे कस्टमर्स के लिए एलईआई नंबर दिया जाता है? नहीं। ऐसे कस्टमर्स, यहाँ देखिए सेकंड लाइन देखिए, बैंक, चाहे आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, ठीक है, आरआरबी का बात नहीं किया गया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, आर रिक्वायर्ड टू मेक इट मैंडेटरी फॉर कॉर्पोरेट बोरोवर्स। तो ऐसे कॉर्पोरेट बोरोवर्स, ऐसी कंपनीज जिन्होंने फंड बेस मतलब जहां पे सच में कस्टमर को पैसा दिया गया है, नॉन फंड बेस मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटी जहां पे पैसा नहीं दिया गया। ठीक है, एक्सपोजर होता है जो टोटल अमाउंट है 5 करोड़ या उससे ज्यादा की कोई पेमेंट की है किसी बैंक ने किसी कस्टमर को, तो इस केस में ये मैंडेटरी हो जाता है बैंक के लिए कि कस्टमर से उसका एलईआई नंबर यानी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर ले। ठीक है, ये एक तरीके का नंबर है, ये कोड है जो कस्टमर को रजिस्टर करना होता है। एंड कैप्चर द सेम इन सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रेडिट, CRILC वाली साइट पे बैंकों को इस एलईआई नंबर लेके उसको अपलोड करना रहता है। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा? This will facilitate assessment of aggregate borrower by corporate groups and monitoring the financial profile of group.
एक मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी जिसने 5 करोड़ का लोन किसी एक बैंक से लिया, कहीं और से लिया, तो इस LEI नंबर से पता लगेगा कि इसने कहाँ कहाँ से लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो छोटे बोरोवर नहीं, जो बड़े बोरोवर है जिन्होंने कम से कम 5 करोड़ या उससे ज्यादा का लोन लिया हुआ है, तो उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है बैंकों के लिए कि वो उस बोरोवर से LEI नंबर ले और उसको जाके CRILC यानी सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट पे जाके अपलोड कर दे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बने दोस्तों, दो क्वेश्चन आए हैं इसके कि ये कितने डिजिट का होता है, 20 डिजिट का। अगला क्वेश्चन आया कि बोरोवर का कितना लोन होना चाहिए कि LEI नंबर उससे लेना मैंडेटरी है। तो आंसर रहेगा फंड बेस और नॉन फंड बेस को मिला के अगर 5 करोड़ या उससे ज्यादा का है, 5 करोड़ एंड अबव, तो LEI नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत बार पूछा जाता है, ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। इन 2014 RBI हैज एस्टैब्लिश, 2014 में RBI ने, इसको शॉर्ट में बोला जाता है दोस्तों DEAF, डेफ फंड। ठीक है, डेफ का फुल फॉर्म होगा डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो 2014 में इसकी शुरुआत RBI ने की थी अंडर द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो जो 1949 का आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसी एक्ट के तहत इस डेफ फंड को बनाया गया। द बैंक आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द क्रेडिट बैलेंस, कोई भी जो कस्टमर का अकाउंट है, ठीक है, जिसको कस्टमर ने क्लेम नहीं किया, अनक्लेम अकाउंट, या ऐसा अकाउंट जो इनऑपरेटिव है 10 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए, यानी बैंकों को 10 साल का वेट करना है कम से कम। ऐसा नहीं कि कस्टमर 2 या 3 साल नहीं आया और उसका पैसा बैंक ने डेफ में RBI को भेज दिया, ऐसा नहीं करना। 10 साल आपको वेट करना पड़ेगा, जो आपकी सहन शक्ति वो 10 साल आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। बैंकों को हर साल एक रिपोर्ट देनी होती है RBI को कि हमारे ये खाते हैं जिनको 10 साल पूरे हो चुके हैं और इसके लिए कस्टमर ने कोई भी क्लेम नहीं किया। ठीक है, वो रिपोर्ट RBI को देनी होती है और उसके 3 महीने के अंदर अंदर जो है बैंकों को पैसा इस फंड में ट्रांसफर कर देना होता है। ठीक है, द फंड इज इंटेंडेड, तो ये पैसे का यूज कहाँ किया जाएगा, इस पैसे का यूज किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन टू पब्लिक अबाउट बैंकिंग। तो जो आम जनता है उनको बैंकिंग के बारे में अवेयरनेस कराई जाएगी इस पैसे के इस्तेमाल से। द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द फंड विद इन 3 months फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 10 years। तो मान लीजिए कोई एक था खाता ए, इसने 10 साल तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की, तो 10 साल खत्म हो जाने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर, 3 महीना कब से काउंट होगा, जब इसका 10 year पूरा हो जाएगा। तो मान लीजिए आज इसने 1 तारीख को ट्रांजेक्शन की, ठीक है, 1 तारीख के बाद से उसकी जो लास्ट ट्रांजेक्शन है उसके बाद से 10 साल आपको वेट करना है। और 10 साल के बाद जैसे ही 10 साल पूरा होगा उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको वो पैसा RBI के डेफ फंड में ट्रांसफर कर देना है। RBI उस पैसे को क्यों इस्तेमाल करेगा, वो RBI इस्तेमाल करेगा आम जनता को अवेयरनेस के लिए। मान लीजिए कस्टमर 20 साल बाद आए तो कोई इशू नहीं है, अगर 20 साल बाद आके अगर वो बैंक से क्लेम कर रहा है तो पैसा वापस भी लिया जा सकता है। तो उस केस में बैंक, किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि बैंक वो पैसा कस्टमर को देगा, फिर RBI उसको रिम्बर्स कर देगा, बैंक को दे देगा, या कई बार बैंक जो है सीधे ही वो पैसा RBI से वापस लेके कस्टमर को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। पर जनरली अगर आप नोटिफिकेशंस देखेंगे तो वहां पे RBI मेंशन करता है कि आप ये पैसा कस्टमर को देना और हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ही आपका डेफ फंड काम करता है। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन इसके टाइमिंग को लेकर आता है कि डेफ फंड में पैसा कब ट्रांसफर करते हैं। तो आंसर रहेगा 10 years और मोर, 10 साल या उससे ज्यादा अकाउंट इनऑपरेटिव रहा, ठीक है, अनक्लेम्ड अकाउंट रहा, तो उस पैसे को डेफ फंड में ट्रांसफर किया जाता है। कई बार इस टाइमिंग को लेके भी आता है कि कितने महीने का टाइम होता है बैंकों के पास, तो जैसे ही 10 साल पूरे होंगे तो विद इन 3 months वो जो पैसा है डेफ फंड में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया। व्हाट आर द फॉर्म्स फॉर नॉमिनेशन फैसिलिटी, जो कस्टमर नॉमिनेशन करवाते हैं तो कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, तो उसमें कुछ फॉर्म्स बताए गए हैं। ठीक है, और कौन कौन से वो फॉर्म्स हैं, 3 टाइप के फॉर्म्स यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है DA1, DA2, DA3। अगर आपको नॉमिनेशन करवानी नई नॉमिनेशन, तो उसके लिए DA1 फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। बैंकों में आपने फॉर्म भी देखा होगा, उस पर लिखा भी होता है DA1। ठीक है, तो अगर नॉमिनेशन क्रिएट करनी है, नई नॉमिनेशन आपको करवानी है, तो DA1 फॉर्म यूज किया जाएगा। अगर पुरानी नॉमिनेशन को कैंसिल करना है तो कैंसिलेशन के लिए आपको DA2 फॉर्म यूज करना है। न्यू नॉमिनेशन के लिए DA1, कैंसिलेशन के लिए DA2, और अगर कुछ चेंजेस कराना, कुछ वेरिएशन करानी नॉमिनेशन में, तो उसके लिए आपको DA3 फॉर्म का इस्तेमाल करना है चेंजेस के लिए। ठीक है, नई नॉमिनेशन करानी है DA1, कैंसिल करानी है DA2, कुछ चेंजेस चाहिए आपको नॉमिनेशन में, तो उसके लिए आपको DA3 फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो 3 आपके फॉर्म यहाँ पे हो गए। सो क्वेश्चन कैसा आता है, इसी तरह से आता है कि अगर नॉमिनेशन कैंसिल करानी है तो कौन सा फॉर्म होगा, तो ऑप्शन रहेगा DA2। अगर वेरिएशन करानी है चेंजेस तो DA3, और नई नॉमिनेशन करनी है तो DA1। बस ये जो फॉर्म के कोड है ये आप याद कर लीजिए। DA1 मतलब नॉमिनेशन करवानी है, DA2 मतलब कैंसिल करना है, DA3 मतलब वेरिएशन मतलब कुछ चेंजेस करना है, कुछ अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए DA3 फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है।
ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। व्हाट इज पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस? अगर कोई पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो क्या सजा दी जाएगी? तो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस पढ़ने से पहले ये समझते हैं दोस्तों कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। मान लीजिए किसी पर्सन ने गलत तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज से या कुछ गलत काम करके पैसा कमाया, ठीक है। बाद में वो उस पैसे को अलग अलग 3 तरीके होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। ये 3 स्टेप है जिसकी हेल्प से वो उस पैसे को ट्रांसफर करता है और दिखाता है कि ये पैसा तो हमने लीगल तरीके से कमाया, ठीक है। आपने पैसा कमाया किसी से, डकैती से, आपने चोरी करके पैसा कमाया या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी से आपने पैसा कमाया, पर आप दिखा नहीं सकते ना। तो आप क्या करते हैं, उस पैसे को 3 अलग अलग स्टेजेस से गुजारते हैं, ठीक है। जैसे प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में क्या होता है कि अलग अलग खाते में पैसे को ट्रांसफर किया जाता है, लेयरिंग में बहुत सारी ट्रांजेक्शन की जाती है, और इंटीग्रेशन में फाइनली उस पैसे को खाते में डाला जाता है, जिससे ये पता लगेगा कि हाँ, ये पैसा तो एक लीगल सोर्स से कमाया गया है। वही होता है आपका दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग। एक काम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन मैंने रखा है, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। ये रहा, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स स्टेजेस। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है वेयर द ओरिजिन ऑफ फंड, यानी पैसे का ओरिजिन, पैसा जनरेट हुआ है फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी। आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है, जैसे ड्रग में कोई ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, करप्शन, ये आपने किया है। इस कंसील, तो इस पैसे को छुपाया जाता है। एंड दीज फंड आर इन्फ्यूज इन द फाइनेंशियल सिस्टम, इसको फाइनेंशियल सिस्टम में बैंकों में ट्रांसफर किया जाता है एज इफ दीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्स। लेजिटिमेट का मतलब होता है जायज सोर्स, लीगल सोर्स। पैसा आपने इलीगल तरीके से कमाया, पर आप बैंकों में अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये पैसा हमने तो एक लीगल सोर्स से कमाया है, हमने बिजनेस करके कमाया है, ठीक है। तो ऑफन सच फंड आर डिप्लॉयड इन लीगल एक्टिविटी, कोई लीगल बिजनेस है वहां पे आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा करप्शन से पैसा कमाया या स्मगलिंग से, ड्रग ट्रैफिकिंग से आपने बहुत सारा पैसा कमाया, उस पैसे को आप अलग अलग खाते में जमा कर रहे हैं, और फाइनली वो पैसा एक ऐसे अकाउंट में जा रहा है जो सच में एक बिजनेस है, जो एक लीगल बिजनेस करता है, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि ये जो पैसा है ये तो उस लीगल बिजनेस से ही कमाया गया है, पर सच्चाई तो उसकी कुछ और ही होगी, ठीक है। तो 3 तरीके होते हैं जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। पहला है दोस्तों प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। इस पे भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लेसमेंट का मतलब क्या है? इन दिस स्टेज द फंड फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी, मान लीजिए आपने करप्शन से या किसी स्मगलिंग से आपने कुछ पैसे कमाए, आपके पास मान लीजिए 1,000 करोड़ या बहुत सारे करोड़ आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। इन दिस स्टेज द फंड फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज, तो जो गलत तरह से आपके पास बहुत सारा पैसा आ चुका है, आर इंट्रोड्यूस इनटू फाइनेंशियल सिस्टम। अब उस पैसे को बैंकों में ट्रांसफर किया जाएगा। अब एक ही खाते में तो आप जमा नहीं कर सकते, आसानी से बैंकों को शक हो जाएगा और रिपोर्ट चली जाएगी। तो इसमें होता क्या है, टिपिकली दिस इज डन थ्रू डिपॉजिट इन मल्टीपल बैंक अकाउंट। तो वो जो आपके पास 1,000 करोड़ रुपए आ गए, तो आप बहुत सारे 100 लोग या 2,000 लोग या 4,000 लोगों के खाते में आप जमा करोगे थोड़ा थोड़ा पैसा, जिससे पता ही नहीं लग पाएगा कि इतना बड़ा पैसा जमा हो चुका है, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे खाते को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है प्लेसमेंट। सेकेंड स्टेज है लेयरिंग। नेक्स्ट, दीज फंड आर पास थ्रू न्यूमेरस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो अब क्या होगा कि बहुत सारे जो है पैसों को यहाँ से वहां, वहां से इस तरह से ट्रांसफर किया जाएगा, बहुत सारी पैसों की ट्रांजेक्शन की जाएगी, तो यहाँ पे लेयर बन जाती है। तो लेयरिंग इसलिए इसका नाम पड़ा है कि इसमें बहुत सारी लेयरिंग की जाती है। लेयरिंग मतलब अलग अलग खाते से, मान लीजिए 1,000 खाते थे जहां आपने पैसा जमा किया, तो हर खाते से यहाँ से वहां पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। दिस हेल्प इन हाइडिंग द सोर्स ऑफ दिस फंड, तो इससे पता नहीं लग पाएगा कि पैसा आया एग्जैक्टली आया कहाँ से। तो स्टेप नंबर 2 है जिसको बोला गया लेयरिंग। तीसरा और लास्ट स्टेप है इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप इज टू कलेक्ट द फंड। तो अब 1,000 अलग अलग खाते में पैसे, अब उस पैसे को कलेक्ट किया जाएगा कहाँ पे, मान लीजिए कोई कंपनी है जो कोई बिजनेस चलाती है, उसका करंट अकाउंट है। तो ऐसी 2 या 4 बड़ी बड़ी कंपनीज या कोई छोटी कंपनी जो एक बिजनेस करती है, प्रॉपर बिजनेस करती है, तो लास्ट स्टेप इज कलेक्टिंग द फंड लाइंग इन मल्टीपल अकाउंट। तो जो बहुत सारे पैसे 1,000 अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफर कर रखा था, और उन 1,000 अकाउंट में यहाँ से वो पैसा आपस में वो ट्रांसफर कर रहे थे, अब फाइनली उस 1,000 अकाउंट के पैसे को 2, 4, 8 या 10 जो आपके खुद के खाते हैं उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। ये आपका लास्ट स्टेप है कि जो मल्टीपल अकाउंट में पैसा है उसको 1 या मोर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और ये जो खाते हैं वो ऐसी कंपनीज के होंगे दैट डिप्लॉयड फॉर इन्वेस्टिंग इन सम लीगल बिजनेस, ये कोई बिजनेस करती होगी जो कि लीगल होगा, और फॉर एक्वायरिंग सम असेट इन लेजिटिमेट मैनर, या फिर आपने कोई असेट खरीद लिया, जैसे कुछ पेंटिंग खरीद ली, या फिर कोई घर बना लिया, आपने कुछ घर में कंस्ट्रक्शन करा दी, या कुछ भी असेट बनाया। तो इस तरह से ये जो पैसा जो आपने इलीगल तरीके से पैसा कमाया वो साफ हो चुका है, वो लगेगा कि ये पैसा तो आपने एक अपना बिजनेस करके कमाया, ठीक है। तो इस तरह से आपकी मनी लॉन्ड्रिंग पूरी की जाती है। तो यही सिंपल सा टॉपिक था दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें पैसे को गलत सोर्स से कमाया जाता है, उसको छुपाया जाता है, और उस पैसे को फाइनेंशियल सिस्टम यानी बैंकों में ट्रांसफर किया जाता है अलग अलग खातों में, और लास्ट में दिखाया जाता है कि ये पैसा तो हमने लीगल सोर्स से कमाया है। 3 स्टेजेस है, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन।
प्लेसमेंट में क्या होता है कि क्रिमिनल एक्टिविटी से जो आपने पैसा कमाया उसको फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मान लीजिए आपने चोरी करके, डकैती से, करप्शन से बहुत सारे पैसे जमा किए, तो आप एक काम करोगे कि मल्टीपल बैंक अकाउंट में उसको डिपॉजिट कर दोगे, जमा कर दोगे। 1000 लोगों के खाते, 2000 लोगों के खाते को आप जमा कर दोगे। ठीक है, कुछ कस्टमर तो अपना खाता खुलवाते ही इसलिए है कि वो उस खाते को रेंट पे दे सके। ठीक है, तो जो 1000 लोग हैं, ये पैसा तो उनका है नहीं, आप उनके पैसे, उनके खाते में पैसा जमा कर रहे हो। तो ये जो है 1000 लोग भी कोई क्रिमिनल ही होंगे जिनका पर्पस है बैंक खाता इसलिए खुलवाना, ताकि उसको, इनको कुछ कमीशन दिया जाएगा, मतलब बहुत छोटा अमाउंट का कमीशन होगा, 500 रुपये, 1000 रुपये। उस छोटे कमीशन की बदौलत ये अपना खाता दे देते हैं। वो भी इलीगल है, ये अलाउ नहीं है कि आप अपना खाता से किसी और को दे सके। सो प्लेसमेंट हो चुका है कंप्लीट। लेयरिंग में क्या होता है कि ये जो 1000 खाते हैं जिसमें आपने 1000 करोड़ डाले हैं, आपस में यहाँ से वहाँ पैसा ट्रांसफर होगा, एक खाते से दूसरा खाता, दूसरे खाते से इसमें। तो इस तरह से आपस में इनकी ट्रांजेक्शन होती है, इससे बहुत ज्यादा लेयर बन जाती है, पता नहीं लगता कि पैसा आया कहाँ से था। इंटीग्रेशन में ये जो अलग अलग लेयर में खाते हैं, इसको 2 या 4 ऐसी कंपनी के खातों में ट्रांसफर किया जाता है जो सच में बिजनेस करती है। मान लीजिए 4 या 5 आपके करंट अकाउंट अलग अलग कंपनीज के, उसमें आपने इस पैसे को ट्रांसफर किया। ठीक है, तो लगेगा कि कस्टमर या इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है, पर सच्चाई होगी कि ये पैसा किसका है, ये आपके कस्टमर का पैसा है। ठीक है, ये सॉरी, ये आपके कस्टमर नहीं बोलेंगे, ये उन लोग, ये आप ही का पैसा जो आपने क्रिमिनल तरीके से कमाया था, जिसको आपने किसी ऐसे बिजनेस में लगाया जो सच में एक लीगल बिजनेस है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी मनी लॉन्ड्रिंग पूरी यहाँ पे होती है। अब इसकी पनिशमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग की जो पनिशमेंट है, इसकी बात प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 3 में बोला गया। ठीक है, इस ऑफेंस को डिफाइन किया गया है और सेक्शन 4 में बताया गया कि पनिशमेंट क्या होगी। तो पनिशमेंट क्या होगी, इसकी बात सेक्शन 4 में की गई है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो क्या इसमें सजा होगी, तो देखिए, इसमें 3 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है अगर कोई पर्सन कोई ड्रग्स, नारकोटिक ड्रग्स या ऐसे सब्सटेंस एक्ट के तहत कुछ चीजें यूज करता है, मतलब जो ड्रग्स का केस है, तो उस केस में 10 साल तक की सजा इसमें दी जा सकती है। जनरली 3 से 7 साल की सजा होती है, और अगर ड्रग्स का कोई केस आ जाता है, नारकोटिक ड्रग्स का, तो उस केस में 10 साल तक की सजा हो सकती है। बस आप इतना याद रखिए दोस्तों, 3 साल से 7 साल तक अगर कोई नारकोटिक ड्रग्स का केस आएगा तो 10 साल तक इसमें सजा हो सकती है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल और बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट आर ओवीडी, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? तो देखिए, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट है आपके पास, आपका ओवीडी है। ड्राइविंग लाइसेंस भी ओवीडी है। प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है, इसका अगर आपके पास प्रूफ है तो ये भी आपका ओवीडी है। वोटर्स आईडी का, आपका वोटर आईडी जो कार्ड है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको देती है, इशू करती है, वो भी आपका ओवीडी है। जॉब कार्ड, नरेगा ने आपको कोई जॉब कार्ड इशू किया है और उसमें किसी स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल के साइन है, वो भी आपका ओवीडी है। और लेटर जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के द्वारा इशू किया गया है, तो ये भी आपका ओवीडी है। ठीक है, तो ये सारे आपके ओवीडी होते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि क्या पैन कार्ड ओवीडी है? दोस्तों, पैन कार्ड कोई भी ओवीडी नहीं है, ये एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। ये सिर्फ इनकम टैक्स पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। ये कोई भी ओवीडी नहीं होता है। तो क्वेश्चन ऐसे होता है विच इज नॉट ओवीडी, उसमें आपका ऑप्शन रहेगा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी। तो पैन कार्ड आपका टिक लगाना है कि ये ओवीडी नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज पीरियडिक अपडेशन, अगर आपका लो रिस्क है, हाई रिस्क है या मीडियम रिस्क कस्टमर है, तो उसके केवाईसी अपडेशन कब हमें करना होता है? ठीक है, तो जो केवाईसी अपडेशन है, जो बिल्कुल लो रिस्क है, तो उस केस में आप 10 साल में केवाईसी कर लीजिए। जो मीडियम रिस्क है, उसका आप हर 8 साल में कर लीजिए। और जो बहुत हाई रिस्क है, उसका हर 2 साल में केवाईसी अपडेट कर लीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। हाई रिस्क है तो हर 2 साल में केवाईसी होगा, मीडियम रिस्क वाले का 8 साल में होगा, और लो रिस्क वाले का 10 साल में होगा। और एक क्वेश्चन कई बार ये भी पूछते हैं कि केवाईसी का रिव्यू कब किया जाता है? रिव्यू मतलब ऐसा नहीं कि कस्टमर का खाता भी लो रिस्क है तो जिंदगी भर वो लो रिस्क होगा, नहीं। हर 6 महीने में इसका रिव्यू भी किया जाता है। तो आपका अकाउंट लो रिस्क का है, हाई रिस्क का है या मीडियम रिस्क का है, तो इसका रिव्यू हर 6 महीने में, हर 6 महीने में किया जाता है। तो 6 महीने में रिव्यू के आधार पे डिसाइड किया जाएगा कि आपका खाता मीडियम रिस्क है, लो रिस्क है या हाई रिस्क है। ठीक है, अगर लो रिस्क है तो 10 साल में केवाईसी अपडेट होगा, मीडियम रिस्क में 8 साल में, और हाई रिस्क के केस में हर टू ईयर्स में, हर 2 साल में केवाईसी अपडेट किया जाएगा। और आपका केवाईसी जो है, केवाईसी में आपका खाता हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, इसका रिव्यू हर 6 साल में, हर 6 महीने में किया जाता है। ठीक है, जो रिव्यू है, रिव्यू में देखा जाता है कि क्या आप लो रिस्क वाले ही कस्टमर है, कहीं आप मीडियम रिस्क के तो नहीं हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपके खाते का हर 6 महीने में रिव्यू किया जाता है। ठीक है, तो रिव्यू होता है 6 महीने में, और फ्रीक्वेंसी मैंने आपको यहाँ पे दोस्तों बता दी है। सो इसके साथ इस वीडियो को दोस्तों कंप्लीट करते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस आने वाले टाइम में हम लोग अपलोड करेंगे। और अगर आप लोगों को जेआईबी का फुल कोर्स चाहिए तो वो आपको टू हैंड्स ऐप में मिल जाएगा। आप लोग टू हैंड्स की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे आपको सबसे मार्केट में लोवेस्ट प्राइस में टू हैंड्स का जो है जेआईबी का कोर्स मिल जाएगा, जेआईबी सीआईबी का कोर्स। ठीक है, और
कंटेंट आपको लेटेस्ट मिलेगा, आपकी जो नई बुक है उससे 100% हमने कंटेंट अपलोड किया हुआ है, वीडियोस आपको मिल जाएंगी, प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करूंगी, प्लस अगर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू चाहिए जो आपको रिवीजन के लिए हेल्प करेगा वो आप एग्जाम टाइम में अलग से भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी आप कोर्स ले लीजिए जो कि बहुत ही मिनिमल रेट में है, एग्जाम टाइम पे अगर आप चाहें तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स में मेनली आपको सारी जो आपकी मैकमिलियन बुक है वहां से आपको 100% जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से वीडियोस मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।